ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो एक लड़के के साथ काफी ज्यादा इंटीमेट हो चुकी होती है और वह उठकर अपनी सिगरेट जलाती है। वह उससे कहती है, हमारी रात तो बहुत अच्छे से गुजरी है। इस पर लड़का उसे कुछ नहीं कहता, बस उसके पास जाकर उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। फिर उन दोनों के बीच थोड़ा रोमांस होता है और तभी लड़की के फोन पर उसके पति का कॉल आता है। लड़का उसे बीच में रोककर कहता है, क्या तुम अपने पति से बात करना चाहती हो? इस पर लड़की कहती है, नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी और तुम रुको मत, तुम्हें रुकने के लिए मैंने तुम्हारे साथ यह रात नहीं गुजारी है। इसके बाद दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहां वह लड़का लड़की को तैयार कर रहा होता है और लड़की जाते जाते उसे अपना कार्ड देकर जाती है और कहती है, एक रात बिताने के लिए इतना तो काफी होगा। इस पर लड़का कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? इस पर लड़की कहती है, मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर लड़का उससे पूछता है, तुम्हारा डिवोर्स कब होने वाला है? इस पर लड़की कहती है, शायद अगले महीने की 8 तारीख को हो जाए। तब लड़का कुछ नहीं कहता और लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की अपने घर में होती है और बिल्कुल एक हाउसवाइफ की तरह बर्ताव कर रही होती है और अपने पति का इंतजार कर रही होती है और उसके लिए खाना बना रही होती है। तभी उसका पति घर में आता है, थोड़ी झिझकते हुए, और जैसे ही अंदर आता है वह उसे पीछे से हक करने की कोशिश करता है और जैसे ही वह उसके पास जाता है वह तुरंत गरम गरम छलनी उसके मुंह पर लगा देती है और फिर उसकी देखभाल करने की एक्टिंग करने लग जाती है, जिससे वह भी उससे दूर चला जाता है। फिर वह उससे पूछता है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम आराम से यहाँ बैठ सकती हो। तुम यह बताओ कि तुम रात भर कहाँ थी? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। इस पर लड़की उसे उल्टा पूछ देती है, मैंने तुम्हारा रात भर इंतजार किया, तुम कहाँ थे? मैं तो घर आ गई थी। इस पर वह कहता है, मैं रात थोड़ा बिजी था, मैं नहीं आ पाया, मुझे पता है, इस चीज के लिए मुझे माफ कर दो। और फिर वह उसे हक कर लेता है। जैसे ही वह उसे हक करता है उसके फोन में किसी का कॉल आता है और लड़की उसके हाथ से फोन छीनकर उठाने लग जाती है। जैसे ही वह कॉल उठाती है सामने से उसकी गर्लफ्रेंड होती है जो उससे कहती है, क्या आपने भाभी को हमारे रिश्ते के बारे में बताया और यह बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ आपके बच्चे से? आपने सारी चीजें उससे क्यों छुपाई? वह कॉल पर यह सारी बातें बोल रही होती है और इधर यह लड़की अपने पति का फोन लेकर सारी बातें सुन रही होती है। फिर जैसे ही फोन कटता है वह अपने पति से कहती है, तुम मुझ पर चीट कर रहे थे। अगर यह बात तो मुझे पहले बता देते तो हम दोनों शायद पहले ही डिवोर्स ले लेते। मुझे तुम्हारे पीछे इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। इस पर उसका पति उसे कहता है, यह सारी चीजें मुझे बस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगी। यह चीज मुझे तुमसे पहले पता चल गई थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़की अस्पताल में होती है और वह डॉक्टर से कुछ बात कर रही होती है। डॉक्टर उसे बता रहे होते हैं कि तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगी। फिर वह बाहर आती है, अपने पति के पास जाती है और उसे बताती है कि उनके लिए बच्चा करना मुश्किल होगा। तब उसका पति उसे बहुत अच्छे से कंट्रोल करके कहता है, कोई बात नहीं, कम से कम तुम तो मेरे साथ हो। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहां वह सोचती है कि पहले तो उसने मुझे बड़े अच्छे अच्छे वादे किए थे, लेकिन अब यह कैसे पलट रहा है। इसके बाद वह चेयर पर जाकर बैठ जाती है और अपने पति से कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुमसे जो गलती हुई मैं उसके लिए तुम्हें माफ करती हूँ। अब अच्छा होगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहो। इस पर वह उसे जवाब देते हुए कहता है, ठीक है, तुम बहुत ही ज्यादा सेंसिबल साउंड कर रही हो। इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दे पाऊंगा। इस पर वह कहती है, शायद तुम भूल गए हो कि मैं शादी से पहले चीन की सबसे टॉप लॉयर थी, तो अब मैं तुम्हें इस घर से बाहर फेंक रही हूँ क्योंकि यह दोनों की प्रॉपर्टी थी और इस पर डिवोर्स के बाद सिर्फ मेरा हक होगा। इस पर वह कहता है, मैंने पूरी जिंदगी अपनी इतनी मेहनत की इस प्रॉपर्टी को बनाने में और इसे लेने में, और तुम मुझे एक झटके में इस घर से कैसे बाहर निकाल सकती हो? और वह यह सब कहते हुए उसका गला पकड़ लेता है। तब वह अपना हाथ छुड़ा देती है और अपना फोन लेकर गार्ड को कॉल करती है और सबको यह कह देती है, अब से इस घर में शैन या कोई भी नहीं आ सकता है, तो प्लीज अब तुम लोग इसे उठाकर यहाँ से ले जाओ और किसी और को भी अंदर मत आने देना। उसके बाद हम देखते हैं कि वह बैठकर वहां पर पेंटिंग कर रही होती है और उसे कुछ कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं अपने पहले शादी के, जिसे सोचकर वह उदास हो रही होती है और सोचती है कि आज के बाद मैं कभी भी प्यार पर भरोसा नहीं करूंगी और हमेशा अकेले रहूंगी, कभी किसी से शादी भी नहीं करूंगी। उसके बाद वह अपना फोन उठाती है और किसी जासूस को फोन लगाकर कहती है कि तुम मेरे पति पर ध्यान रखना, उसके लिए
बाद वह एक स्पा सेंटर जाती है और वहां पर जाकर अपने पति के $20 मिलियन खर्च कर देती है एक झटके में, ताकि उसे वहां का सबसे अच्छा स्पा बॉय मिल जाए। $20 मिलियन खर्च करते ही शेन फोन करता है एसआई को और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसों को इस तरीके से खर्च करने की, जिस पर वह ऐसे रिएक्ट करती है जैसे मानो कुछ हुआ ही न हो। और वह उससे कहती है कि ठीक है, तुम्हें अगर मुझ पर इतना ही प्यार आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक बार और $20 मिलियन खर्च करती हूँ। तो वह दोबारा कटवा देती है स्पा को और दोबारा उसके अकाउंट से जैसे ही पैसे कटते हैं तो इधर शेन अपना पैर जोर से दीवार में मारता है और उसे कुछ होता तो नहीं, उसे खुद ही चोट लग जाती है। जिसके बाद फिर हम इधर देखते हैं कि स्पा में एंट्री होती है उसी लड़के की जिसके साथ एसआई ने एक रात बिताई थी। एसआई उसी के लिए सबसे ज्यादा पे कर रही थी उसे स्पा में। फिर वह सबके सामने उसे चूज करती है और वह दोनों एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर एसआई बाथटब में नहा रही होती है। फिर वही होता है, उन दोनों के बीच रोमांस शुरू हो जाता है। लड़का सी से पूछता है कि क्या हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं, जिस पर एसआई जवाब देती है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता, शायद हम लोग पहले मिल चुके हैं और आज तो मुझे बिल्कुल ऐसा फील कराना जैसे कि हम लोग आज पहली बार मिले हैं। फिर वह लड़का अपना टास्क बहुत अच्छे से समझ जाता है और उसको मसाज देने लग जाता है बाथटब में ही। तभी एसआई फिर उस लड़के से कहती है कि मुझे फ्यूचर में अपने हस्बैंड को जलन फील करवानी है, क्या तुम मेरा ड्राइवर बन सकते हो जिससे मेरा हस्बैंड तुमसे जलन फील करे और उसे एहसास हो कि उसने अपनी जिंदगी में क्या खो दिया है। जिस पर वह लड़का हाँ में जवाब देता है और कहता है कि जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा, इस चीज में तो मुझे ऑस्कर मिला हुआ है, मैं एक्टिंग बखूबी कर सकता हूँ। उसके बाद वह सोने लग जाता है और फिर हम देखते हैं कि लड़की गार्डन में बैठी होती है अपने ड्रिंक के साथ और सोच रही होती है कि स्पा कितना अच्छा होता है बॉडी को रिलैक्स फील करवाने के लिए। तभी उसके फोन में फोन आता है उसके एक्स हस्बैंड का और वह उससे कहता है कि मेरी लाइफ का यह सबसे बड़ा चैरिटी डिनर है, यहाँ पर मुझे जिस कंपनी के साथ कोलैब करना है उन्होंने ही रखा है और उन्होंने मुझे स्पेशल इनवाइट किया है। इस पार्टी में हम इसमें सिर्फ अपने स्पाउस के साथ ही जा सकते हैं। जिस पर एसआई तो पहले मना करती है, कहती है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेने वाली हूँ तो तुम मुझसे कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। लेकिन वह उसे सामने से बहुत ज्यादा प्लीज करता है तो पार्टी में आने के लिए मान जाती है। जैसे ही एसआई पहुंचती है तो जीयू उसका ड्राइवर होता है और वह जाकर गेट खोलता है। शेन उसे देखकर कहता है कि एसआई तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने अभी तक मुझसे डिवोर्स भी नहीं लिया और तुम किसी और के साथ इतना क्लोज आ रही हो। जिस पर एसआई कहती है कि तुम्हें भी शर्म नहीं आई थी मुझे चीट करने से पहले, तो अब मैं क्यों शर्माऊं यह सब करने में, जब तो मैंने तुम्हें कह दिया डिवोर्स का उसके बाद मैं यह सब कर रही हूँ, तो हम दोनों में शर्म किस में ज्यादा है वह तो तुम्हें पता ही होगा। उसके बाद वह यह सब कहकर शेन वहां से चला जाता है। फिर एसआई पार्टी में एंटर करती है तो वहां पर कुछ औरतें होती हैं जो उसको कहने लग जाती हैं कि पता नहीं कैसी औरत है, इतनी बंठन कर तो आ गई है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कौन है। वह लोग आपस में इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एसआई एक ड्रिंक उठाती है और जाकर उसे औरत पर डाल देती है और कहती है कि थोड़ा तमीज में रहकर मुझसे बात किया करो और जान लो पहले कि तुम किससे बात कर रही हो और क्या बात कर रही हो। तभी वहां पर एंट्री होती है शेन की गर्लफ्रेंड की, जो कि प्रेग्नेंट होती है। एसआई उससे भी ढंग से पेश नहीं आती और शेन की मॉम जैसे ही आकर उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तब उसे भी बुरा भला कह देती है। तो वहां पर जो औरतें होती हैं वह पीछे उसकी यही बातें करती हैं कि यह कैसी औरत है, नहीं पता सबके मुंह पर अच्छा तो बनती है और सुंदर भी दिखती है, लेकिन इसके दिल में कितनी बुराई है सबके लिए। तभी फिर वहां पर शेन आ जाता है और पूछता है कि आखिरकार हो क्या गया। तो उसकी गर्लफ्रेंड जाकर उसे बताने लग जाती है तो शेन कहता है कि मॉम, आपको ऐसा यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहिए था, आप क्या चाहते हो कि मेरी इमेज यहाँ पर कैसी बने। तभी उसका मामा कहता है कि कोई बात नहीं, हम इसे तुम्हारी बहन बता देंगे। और फिर शेन और ऐसे ही एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर वहां से चले जाते हैं। पार्टी शुरू हो जाती है जहां पर ऑक्शन लगना शुरू हो जाता है और फिर वहां पर एंट्री होती है। मिंग की सब उसे देखते रह जाते हैं और सोचते हैं कि काश हमारी इससे सामने से जान पहचान हो पाती। और शेन भी अपनी स्पाउस को यहाँ पर बस इसीलिए लेकर आया था ताकि वह मिंग से जान पहचान बढ़ा सके। उसके बाद ऑक्शन में एसआई ज्यादा अमाउंट का खेलने लग जाती है तो उसे मना करता है, ऐसा मत करो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार का सारा पैसा लूटना चाहती हो। इस पर एसआई कहती है, अगर तुम्हें मिंग के नजरों में आना है तो तुम्हें यह चीज करनी होगी, मेरी बात मानो, वह तुम्हें जरूर ही अपने पास बुलाएगा। फिर वह मन में सोचती है
कोई पागल ही होगा जो इतना पैसा लगाने के बाद किसी को अपनी नजरों के सामने रखने की कोशिश करेगा। उसे तो सिर्फ अपना सामान बेचना है, लेकिन एसआई का आइडिया काम आ जाता है और वह ज्यादा से ज्यादा ऑक्शन लगाने के चक्कर में मिंग उसे अपने पास बुला लेता है। फिर यह लोग दोनों उठकर जा ही रहे होते हैं कि एक औरत भीड़ में से उठकर बोलती है, उन्होंने आपको आपके स्पाउस के साथ बुलाया है, मिस्ट्रेस के साथ नहीं। आप दोनों को लेकर क्यों जा रहे हो? इस पर शेन जवाब देते हुए कहते हैं, यह मेरी लीगल वाइफ है। यह तुम लोगों को पता होना चाहिए। जिस पर वह लोग जो असल में मिस्ट्रेस होती हैं उसे देखकर कहती हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये बोलने से पहले कि तुम उनकी लीगल वाइफ हो। उसके बाद हम देखते हैं कि शेंसी को लेकर चला जाता है मिंग के पास उससे मिलाने के लिए। तभी मिंग उन दोनों को ग्रीट करता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि आप लोग इतनी जल्दी मेरे पास आ जाओगे। और वह अपने कमरे के अंदर ही बैठा रहता है और वहीं से सारी बातें कर रहा होता है, वह बाहर तक नहीं आता। इसी चीज पर एसआई उसको ताना मारते हुए कहती है कि आप हमसे ऐसे मुंह फेर के नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमने आपसे मिलने के लिए मेहनत की है और आप पर पैसे खर्च किए हैं। हम यहाँ पर फ्री में आपसे मिलने नहीं आए हैं कि आप ऐसे अंदर मुंह खे घुमा कर बैठे हो। आप बाहर आकर भी हमसे बात कर सकते हो। जिस पर शेन उसे मना करता है कि चुप हो जाओ, तुम क्या कह रही हो? मेरे करियर का सवाल है। अगर तुम इन्हें ही ऐसे कहोगी तो हो सकता है मिंग मेरे साथ कभी कोलैबोरेशन न करें। लेकिन एसआई उसकी एक भी नहीं सुनती और वह उसको कहने लग जाती है कि तो शेन, मैं क्या गलत कह रही हूँ? ये हमसे बाहर आकर अच्छे से मिल भी तो सकते हैं। हमने इन पर कितने पैसे खर्च किए हैं, हम फ्री में तो इनसे मिलने नहीं आए हैं। जिस पर अंदर से मिंग कहता है, ओ कि यह तुम्हारी बीवी क्या कह रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आज तक मेरे सामने आकर किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। जिस पर शेन कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है यह कुछ भी बोल रही है। हो सकता है मैंने इसे ढंग से पटाया ना हो आपके बारे में, इसीलिए आज यह सारी चीजें वह आपके बारे में कह रही है। जिस पर मिंग कहता है, कोई बात नहीं, इसका बदला तो मैं तुमसे जरूर लूंगा। तभी शेन घुटनों पर बैठ जाता है और उससे माफी मांगने लग जाता है कि ऐसा मत करिए मेरे साथ, मैं आपके साथ आज कोलैबोरेशन करने आया हूँ। मुझे नहीं पता था मेरी बीवी आपसे ऐसे बात करेगी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैं उसको जरूर घर जाकर समझाऊंगा। आपके बारे में तो यह मान जाएगी और समझ जाएगी और आपसे माफी भी जरूर मांगेगी, बट आप मेरे साथ कोलैबोरेशन कैंसिल मत करिए। जिस पर मिंग कहता है कि मुझे तुम्हारे कंपनी के साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करना, ना तुम्हारे साथ आगे कोई भी जनरेशन में बिजनेस करना है। मैं यह चीज अभी डिक्लेयर कर देता हूँ कि आज के बाद मिंग फैमिली कभी भी शेन फैमिली के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करेगी। और इधर एसआई की तो जुबान बंद ही नहीं होती, उसको कहती ही रहती है कि हमने क्या गलत किया, हमने क्या गलत बोला, जबकि हम आपसे पैसे खर्च करके यहाँ पर मिलने आए हैं। हमने ऑक्शन में सबसे ज्यादा पैसे लगाए हैं और तब वह पोर्ट्रेट खरीदा है। तभी आप हमारी तरफ अट्रैक्ट हुए हो और तब आपने हमें मिलने के लिए बुलाया है। हम ऐसे ही फ्री में तो आपसे मिलने आए नहीं हैं। यह सारी बातें वह कह ही रही होती है कि शेन उसका मुंह बंद कर देता है और उसको लेकर वहां से चला जाता है। बाहर आते ही शेन उससे अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है, उसका गला पकड़ने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ मुझे बर्बाद करने के लिए ही थी। यह चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं तुम्हें बस इसलिए लेकर आया था कि यह कोलैबोरेशन मुझे मिल जाए और मैं चाइना का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। लेकिन तुम शायद मेरा सक्सेस देखना ही नहीं चाहती और मुझे हमेशा डाउनफॉल में रखना चाहती हो। और शेन यह सब कहकर एसआई को थप्पड़ मारता है। तभी एसआई का ड्राइवर गू वहां पर आता है और वह एसआई को बचाता है और वह उसे वहां से ले जाता है। शेन यह सब देख रहा होता है और वह अंदर ही अंदर जलन भी महसूस कर रहा होता है कि कैसे उसकी बीवी को कोई और अपनी गोद में उठाकर ले जा रहा है और वह उसको जाते हुए गालियां देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम ये सब करोगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे डिवोर्स कैसे लेती हो। तभी फिर वहां पर उसकी मिस्ट्रेस आ जाती है और कहती है कि आपने तो मुझसे कहा था कि आप मुझसे शादी करोगे और अब आप इसे कह रहे हो कि आप उसको डिवोर्स नहीं दोगे। ऐसे तो नहीं चलने वाला। अब मैं भी आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन यह पेट में आपका ही बच्चा है तो मुझे तो आपके साथ किसी भी कंडीशन में रहना ही पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एसआई उसका ड्राइवर ग्यू उसका घर छोड़ने जाता है और तब एसआई उसे कहती है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, अब जाकर सो जाओ और कल सुबह मुझे 9 बजे लेने आ जाना। तभी गियू उससे कहता है कि क्यों नहीं, मैं अंदर आकर तुम्हारे साथ चाय नहीं पी सकता। जिस पर एसआई कहती है, हाँ मुझे एक बार डिवोर्स ले लेने दो, उसके बाद तुम दिल्ली मेरे घर आ सकते हो। उसके बाद सीधे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है
जहां पर शेन की मिस्ट्रेस उसके लॉयर से मिलने जाती है और उससे कहती है कि मुझे एनीहाउ आज के आज डिवोर्स चाहिए। आज ही कोर्ट की डेट निकली है, आप उसके लिए कहीं से कोई भी एविडेंस लेकर आओ, चाहे इनको हरा दो, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हूँ। बस यह केस मुझे हराना है और मुझे यह डिवोर्स शेन को दिलवाना है। उन दोनों के बीच में यह सारी बातें चल रही होती हैं। वह लोग एविडेंस भी लेकर आ गए होते हैं और इधर हम देखते हैं एसआई जाती है अपने कलीग से मिलने। उन दोनों के बीच यह बात होती है कि उसका कलीग उससे कहता है कि तुम कब यह कंपनी दोबारा टेक ओवर करने वाली हो, जिस पर एसआई कहती है कि मुझे डिवोर्स ले लेने दो, उसके बाद मैं जरूर यह कंपनी टेक ओवर कर लूंगी, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को दिखाना है कि एक औरत कितनी इंडिपेंडेंट और पावरफुल हो सकती है डिवोर्स लेने के बाद भी। जिस पर वह हंसते हुए कहता है कि यह लो एविडेंस, जो भी तुम्हें चाहिए था, और 3 दिन में तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा और चौथे दिन में तुम ये कंपनी टेक ओवर कर लेना, क्योंकि तुम्हारे बिना ये कंपनी चलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं एसआई अपने घर में एक कमरे में अंधेरा करके बैठी हुई थी और वह कुछ लेटर्स जला रही थी और मन ही मन गालियां दे रही थी शेन को, और सोच रही थी कि जीवन में कुछ भी करना, लेकिन कभी किसी से प्यार नहीं करना और न ही किसी से शादी करना। हुकअप्स वाली लाइफ ही अच्छी होती है, न कमिटमेंट का झमेला न कुछ। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर शेन अपने ऑफिस में होता है और वह एसआई को पूरा शहर में ढूंढ रहा होता है, लेकिन एसआई उसको कहीं भी नहीं मिलती। और फिर वह परेशान होकर यह डिसीजन लेता है कि अब जो कुछ भी होगा कोर्ट में होगा। लेकिन अगर वह सोच रही है कि मैं उसे इतनी जल्दी डिवोर्स दे दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो कि एक बार में ही डिवोर्स को कैंसिल करवा देंगे जज की तरफ से। और उसके बाद फिर हमें सीधा कोर्ट दिखाया जाता है जहां पर शेनसी और शेन की मिस्ट्रेस यानी कि टिन भी आई थी और वह लोग कोर्ट के बाहर एक दूसरे से मिलते हैं। तभी शेन कहता है सी से कि तुम इतना अच्छा ड्रेस पहनकर क्यों आई हो, क्या तुम खुशी मना रही हो? जिस पर एसआई भी जवाब देते हुए कहती है कि तुम भी इतना अच्छा सूट पहनकर आए हो जैसे तुम आज दोबारा शादी करने आए हो। मैंने तो तुम्हारे कपड़ों पर कमेंट नहीं किया, लेकिन तुम क्यों कर रहे हो? जिस पर शेन कहता है कि मैं एक डील देने आया हूँ तुम्हें। वह डील ये है कि अगर तुम आज मुझे डिवोर्स नहीं देती हो, मिसेस शेन अभी भी तुम्हारा टाइटल होगा। जिस पर एसआई जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे टाइटल के लिए तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। मुझे पता है तुम कितने टॉक्सिक हो और तुम मुझे यह डील देकर सिर्फ मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहते हो, तो मुझे अपनी जाल में फंसाना बंद करो। और अब हम लोग कोर्ट के सामने खड़े हैं। यह तुम्हारा हनीमून पीरियड नहीं है जहां पर तुम इसे भी लेकर आए हो। जिस पर टिन चिढ़कर जवाब देते हुए कहती है कि हमने नैन फैमिली का सबसे बड़ा लॉयर हायर किया है, तुम बताओ तुम्हारा लॉयर कौन है? जिस पर तुरंत एसआई अपना आईडी कार्ड निकालती है और पहन लेती है और उन दोनों से कहती है कि मैं आज अपना केस खुद ही लड़ूंगी और मैं नैन फैमिली की सबसे बड़ी लॉयर हूँ। यह तुम लोगों को पता होना चाहिए था। वह लोग वहां पर शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपने डिफेंड में एसआईसी कह रही होती है कि कैसे शेन ने शादीशुदा होने के बावजूद एक मिस्ट्रेस को रखा। जिस पर शेन उधर से अपने लॉयर को डिफेंड में भेजता है और उसका लॉयर एविडेंस दिखाकर कहता है कि इनका भी रिश्ता था शादीशुदा होने के बाद भी एक ड्राइवर के साथ। तभी एसआई इधर से सारे एविडेंस दिखाकर आती है कि इन्होंने कैसे एसआई को ड्रग्स देकर उसके रेप करने की कोशिश की थी। सारे एविडेंस जब सच हो गए तब टिन बीच में उठकर कोर्ट में कहती है कि तुमने यह सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज भी किए होंगे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। जिस पर एसआई कहती है कि अगर यह डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज या इनमें कुछ भी गड़बड़ी है तो कोर्ट यहाँ पर बैठी है, देखने के लिए तुम कोई नहीं होती हो। बीच कोर्ट में उठकर यह चीजें बोलने वाली, जिस पर जज भी एसआई की साइड ही होता है और वह टिन को डांटते हुए कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, कोर्ट यहाँ पर सेशन में है और मैं तुम्हें एसयू कर सकता हूँ अगर तुम बीच में दोबारा बोलोगी तो। जिस पर टिन अपना मुंह लेकर वहीं पर बैठ जाती है। उसके बाद जज अपना फैसला सुनाता है। वह कहता है कि सारे एविडेंस सच हैं जो एसआई ने कोर्ट को पेश किए हैं। शेन और उसकी मिस्ट्रेस ने जबरदस्ती ड्रग्स दिया है एसआई को और उसके साथ रेप करने की भी कोशिश की है। इसीलिए कोर्ट यह फैसला सुनाती है कि जो शेन का घर है वह भी एसआई को मिलना चाहिए और 80% उसका बिजनेस भी एसआई को मिलना चाहिए, क्योंकि विक्टिम शेन नहीं एसआई है। और टिन को भी ड्रग्स देने के मामले में गिरफ्तार करना चाहिए और इन दोनों को भी एक साथ शादी के बंधन में नहीं रहना चाहिए। यह सारा फैसला होने के बाद जब एसआई कोर्ट के बाहर निकलती है तो वहां पर गु उसका वेट कर रहा होता है। फ्लावर बकेट लेकर वह उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करता है और कहता है
कि अब फाइनली तुमने डिवोर्स ले ही लिया, अब तुम मेरे साथ आराम से फ्री होकर सो सकती हो, तुम्हें किसी के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी पीछे से शन चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि यह तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसको दिखाने के लिए वहीं पर एसआई गू को किस कर लेती है और यह सब देखकर शन मन ही मन बहुत ही ज्यादा जलन फील करता है और वहीं पर घुटनों पर बैठकर रोने लगता है। वह यह फील करता है कि वह अपनी लाइफ में बर्बाद हो चुका है। वह पीछे से एसआई को बहुत सारी गालियां देता है, लेकिन ग्यू के साथ एसआई कार में बैठकर वहां से चली जाती है और शेन वहीं पर घुटनों पर बैठकर रोने लगता है। उसके बाद बीच रास्ते में जैसे ही गूसी को किस करने के लिए आता है, वैसे ही एसआई उसको रोक देती है और कहती है कि यह लो, आज के 2 मिलियन इस कार को लाने के लिए और इतना अच्छा ड्रेस पहनकर आने के लिए तुम अपना काम बहुत बखूबी निभा रहे हो, लेकिन अब तुम्हें यह काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो भी पैसा है मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। पहले तो यह 2 मिलियन लो, फिर 2 मिलियन की चेक ले लो और अगर कुछ पैसे तुम्हारे रह गए हों तो वह भी बता दो। मैं तुम्हें अभी सारा कुछ क्लियर करने को तैयार हूँ। जिस पर ग्यू कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा अगर ड्राइवर बनूंगा तो हमेशा रहूंगा, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? जिस पर एसआई उसको कह देती है कि मुझे नहीं जानना तुम कौन हो, फिलहाल अपना पैसा लो और इस गाड़ी से उतरो। एसआई ग्यू को बीच रास्ते में उतारती है और गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। ग्यू वहीं खड़ा रहता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे दूर कैसे जाती हो। उसके बाद इधर शेन अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रजिस के बाद इधर हम देखते हैं कि शेन के घर में एसआई बैठकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। यह सारी फोटो शेन को मिलती है और उसके दोस्त उससे कहते हैं कि देखो तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही घर में ऐश कर रही है और यहाँ पर तुम कहीं के नहीं रहे। तभी शेन अपनी ड्रिंक खत्म करता है और उठकर वहां से चला जाता हैंग कर रहा होता है और उसके दोस्त से पूछते हैं कि तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है, तुम्हें खुद की बीवी से ही डिवोर्स लेने के लिए स्यू कर दिया गया। जिस पर वह कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी, इसलिए मेरे साथ आज ऐसा हुआ है और वह ड्रिंक करता है। इधर हम पार्टी में देखते हैं एसआई एंजॉय कर रही होती है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। उसके बेस्ट फ्रेंड उसके लिए डिवोर्स गिफ्ट में बहुत सारे लड़के लेकर आती है और कहती है इनमें से किसी को भी तुम चुन सकती हो और नाइट स्पेंड अपनी अच्छे से कर सकती हो। तभी एसआई उन लड़कों में से जब चुन रही होती है तब उनमें से एक लड़का गू भी होता है, लेकिन वह उसको नहीं पहचान पाती क्योंकि उसने मास्क लगा रखा था। जैसे ही एसआई किसी दूसरे लड़के को चुनकर कहती है कि मैं आज इन्हीं दोनों के साथ रहूंगी, तो ग्यू को अंदर ही अंदर जलन फील होती है। वह उसे लेकर फिर पूल में जंप मार देता है और उसके साथ डांस करने लगता है। जैसे ही वह दोनों पूल में जंप करते हैं और किस करते हैं, तभी वहां पर शेन आ जाता है और वह कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम इनके बीच में ऐसे कपड़े पहनकर क्यों रह रही हो, तुम ऐसे तो पहले कभी नहीं थी, तुम ऐसा क्यों बन गई हो। तभी एसआई की बेस्ट फ्रेंड जाती है और कहती है कि यह कितना अनोइंग आदमी है, हर जगह पहुंच जाता है। अब तो एसआई ने तुमसे डिवोर्स ले लिया है, फिर भी तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो, छोड़ो और अपने घर जाओ। तभी शेन को एक फ्लैशबैक आता है जहां पर वह एक दिन ड्रिंक कर कर अपने घर आता है तो कैसे एसआई उसका ध्यान रखती है, लेकिन तब उसको उसकी कदर नहीं थी। लेकिन अब उसे यह फील हो रहा है कि वह उस समय कितना गलत था, उसे उसकी कदर होनी चाहिए थी। सारी बातें सोचकर वह खुद ही खुद में पछतावा फील करता है कि उसने ऐसी क्या गलती कर दी जो इतनी अच्छी वाइफ उसके जीवन से चली गई। उसके बाद वहां पर गार्ड्स को सिर्फ बुलाकर कहती है कि इसको अंदर आने की परमिशन किसने दी। तब गार्ड बोलते हैं कि यह कह रहा था कि यह इसका घर है, इसलिए हमने इसे अंदर आने दिया, हमें नहीं पता था कि यह इसका घर नहीं है। जिस पर एसआई उन्हें डांटते हुए कहती है कि आज के बाद इसे कभी भी अंदर घुसने मत देना। तभी गार्ड्स उसे लेकर जा रहे होते हैं तो ग्यू कहता है कि तुम्हें इनसे माफी मांगनी चाहिए। जिस पर शेन कहता है कि नहीं, मैं कभी इसके सामने नहीं झुकूंगा। और फिर वह एसआई से कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी 3 दिन का मौका देता हूँ, तुम मेरे पास दोबारा आ सकती हो और मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं था। तभी गार्ड शेन को पीछे से पकड़ लेते हैं और उसके घुटनों पर बैठा देते हैं और जबरदस्ती माफी मंगवाते हैं। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके मुंह में बॉटल डाल देती है और जबरदस्ती उसको ड्रिंक करने को कहती है। यह सब करवाकर फिर शेन को बाहर फेंक दिया जाता है। उसके बाद पार्टी दोबारा कंटिन्यू होती है और ग्यूसी को लेकर एक रूम में चला जाता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां एसआई नींद से उठती है और सोचती है कि आज से उसे अपना लॉ फर्म दोबारा ज्वाइन करना था और आज से उसकी जिंदगी की नई शुरुआत है। वह फिर इंटरव्यू के लिए पहुंच जाती है जहां पर उसे उसकी एक दूसरी प्रतियोगी मिलती है। वह उससे कहती है कि बहुत दिनों बाद तुम्हें आज इस लॉ फर्म में देखा,
मुझे तुम्हें देखकर अच्छा लगा, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि यहाँ तुम्हें दोबारा वही पोजीशन मिल जाएगी जिस पोजीशन के लिए तुम अप्लाई करने आई हो? जिस पर एसआई कहती है कि तुम्हें अपनी पोजीशन के बारे में फिलहाल सोचना चाहिए, ना कि मेरी पोजीशन के बारे में। और फिर दोनों को इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जाता है। दोनों का इंटरव्यू स्टार्ट होता है। इंटरव्यूअर उन दोनों से बहुत सारे सवाल पूछता है, जिसमें बहुत कॉन्फिडेंट होकर जवाब अच्छे से एसआई दे रही थी, लेकिन बहुत सारे सवालों का जवाब उसकी प्रतियोगी के पास था ही नहीं। यह देखकर लॉ फर्म के हेड भी इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं, जबकि आज तक उन्होंने कभी किसी का इंटरव्यू नहीं लिया था। यह देखकर सब वहां पर शॉक हो जाते हैं और उन दोनों का इंटरव्यू और भी बहुत अच्छे से होता है। उनसे बहुत भारी भारी सवाल किए जाते हैं और दोनों से एक एक करके सवाल किए जाते हैं, जिनमें एसआई तो बहुत अच्छे से जवाब दे रही थी, लेकिन उसकी प्रतियोगी थोड़ी सी डगमगा रही थी। फिर यह इंटरव्यू यहीं पर खत्म होता है और एसआई बाहर आ जाती है, जहां पर उसकी प्रतियोगी उससे कहती है कि तुम मेरी नौकरी खाने अभी क्यों आई हो? मुझे इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस पर एसआई कहती है कि इसके लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। अब मेरी जगह अगर कोई और होता और तुम ऐसे ही जवाब देती तो शायद वह सिलेक्ट हो जाता और तुम ही रिजेक्ट होती। तुम तैयार ही नहीं हो इंटरव्यू के लिए ढंग से, और तुम इंटरव्यू देने पहुंच गई हो और अब तुम मुझे कह रही हो कि मैंने तुम्हारी नौकरी खाई है। थोड़ा तो सेंसिबल बात कर लिया करो। तुम एक लॉयर बनने वाली हो। उन दोनों के बीच यह बहस चल रही होती है कि उसकी प्रतियोगी उसके घर के बारे में उल्टा सीधा कहने लगती है और कहती है कि तुम तो एक डिवोर्सी हो, तुम्हें तो कहीं भी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। जिस पर एसआई उसे जवाब देते हुए कहती है कि अगर तुमने एक और बात भी मेरी पर्सनल लाइफ पर बोला तो मैं तुम्हारा मुंह ही तोड़ दूंगी। यह कहकर फिर एसआई वहां से चली जाती है। उसके बाद जैसे ही वह वहां से बाहर निकलती है, तभी उसे गेट पर उसकी बहन मिलती है। उसकी बहन उससे कहती है कि तुमने शेन को डिवोर्स क्यों दिया? क्योंकि वही एक था जो तुम्हारी इतनी अच्छे से केयर करता था और तुम्हें बहुत अच्छे से रखता था। जिस पर वह उसे बताती है कि आपको नहीं पता था दीदी, पर मेरी शादी बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो गई थी, इसलिए मुझे उसे डिवोर्स देना पड़ा। वह दूसरों के साथ सोता था। आप क्या चाहती हो? मैं ऐसी जिंदगी बिताऊं जहां पर मेरा पति किसी और के साथ सोए, लेकिन फिर भी मैं उसे ना छोड़ूं। जिस पर उसकी बहन उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था। लड़कों का तो कॉमन होता है, वह कभी भी किसी के साथ सो सकते हैं, लेकिन तुम उसे इस बेसिस पर क्यों ही डिवोर्स दे रही हो? जिस पर एसआई कहती है कि आप मेरे साथ भी हमेशा से गलत करती आ रही हो। अब इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपके चक्कर में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन ही गलत ले लूं। मुझे जो लगा सही मैंने वह कर लिया। मुझे पता है आपने बचपन में मेरे भाई का भी मर्डर कर दिया था और अब आप ये भी चाहती हो कि मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इसके बाद उसे वहीं खड़े खड़े एक फ्लैशबैक आता है, जहां पर वह स्कूल से जब अपने घर आती है तो उसकी बड़ी बहन उसे बहुत मारती है, यह कहकर कि वह बहुत ही ज्यादा मनहूस बनकर उसके घर में आई है और उसके आने के बाद से कभी भी उसके घर में कुछ भी ठीक नहीं हुआ और उसके भाई की जान सिर्फ और सिर्फ एसआई की वजह से ही गई है। इस चक्कर में उसकी बहन उसे बहुत मारती है और एसआई नाराज होकर एक कमरे में बस बैठी रह जाती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि उसका बचपन भी कितना टॉक्सिक था। फिर वह अपनी बहन को एक अच्छा सा जवाब देकर वहां से चली जाती है। जब एसआई अपने घर में बैठी होती है तो वह सोचती है अपने बिजनेस के बारे में, तभी उसके फोन में फोन आता है उसके एक्स हस्बैंड यानी कि शेन का। वह उससे कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है जिसमें तुम आराम से सोच सकती हो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है कि नहीं। जिस पर वह कहती है कि मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है, अब मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम मुझे वाइफ मत बुलाओ। इसके बाद वह उसका फोन काट देती है और तुरंत ग्यू को फोन लगाती है और उसको कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है 2-3 दिन के लिए और मैं ट्रिप प्लान कर रही हूँ। तुम अपना सामान पैक करना और अपना पासपोर्ट तैयार रखना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। फिर वह उससे यह भी कहती है कि तुमने उस क्लब से रिजाइन क्यों नहीं मारा, क्योंकि तुम जितने अच्छे हो वह क्लब तुम्हें डिजर्व नहीं करता। जिस पर गियू उससे कहता है कि ठीक है, मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इधर फिर गू अपनी मीटिंग में डिस्कस कर रहा होता है कि नैन फैमिली उसके साथ क्यों नहीं कांटेक्ट कर रही है, क्योंकि जो एसआई के लिए ग्यू था वह असल में मिंग होता है और वह अपना बिजनेस अच्छे से कर रहा होता है। वह वहां बैठे फिर सारे कलीग्स को अपने कह देता है कि तुम्हें अगर मेरी कोई भी जरूरत हो इस बिजनेस में या कोई भी डिसीजन लेने में तो तुम मुझे कांटेक्ट करना, कॉल मत करना, मुझे मैसेज करना, लेकिन कॉल गलती से भी मत करना। वह सारी बातें कहकर फिर वहां से उठकर चला जाता है और उसके पीछे बैठे सारे लोग यही सोच रहे होते हैं कि शायद यह प्यार में पड़ गया है,
इस चक्कर में ये ऐसी बातें कर रहा है जिसके बाद उसके कलीग्स थोड़े से परेशान तो होते हैं, लेकिन वह कुछ कह तो सकते नहीं थे क्योंकि वह उनका बॉस जो था। इसके बाद इधर जब शेन के पास उसका आदमी यह खबर लेकर आता है कि एसआई तो गू के साथ ट्रिप पर जाने को तैयार है, तो शेन अपने आदमी को डांट कर कहता है कि तुम मेरे पास हमेशा नेगेटिव खबर लेकर ही क्यों आते हो, तुम भी बेकार हो, तुम यहाँ से चले जाओ। वह उसे भी वहां पर डांट कर भगा देता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत जलता है। यह सोचता है कि वह उससे दूर जाना चाहती है 2 दिन के लिए, ताकि मैंने जो कहा था उसे कि तुम्हारे पास 2 दिन हैं तो मेरे पास वापस आ सकती हो, वह इस चीज के लिए ही यहाँ से कुछ दिन के लिए घूमने जा रही है। इसके बाद इधर हम देखते हैं कि एसआई और गू मस्त तैयार होकर ट्रिप के लिए निकल रहे थे। तभी एसआई के फोन में किसी का फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड काफी सीरियस हैं। तो वह ग्यू को कहती है कि हमें इटिनरी में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, हमें स्टॉप लेना पड़ेगा। तभी जब एसआई बैठकर सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, तो वह वहां पर देखती है कि शेन भी आया होता है अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ। वह उसे देखकर उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे बेबी को तुम्हारे बारे में पता है कि तुम यहाँ पर दूसरी लड़की के साथ बैठकर रंगरेलियां मना रहे हो। जिस पर शेन कहता है कि तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है मेरे बारे में। जिस पर ऐसे ही कहती है मुझे बुरा तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चे के लिए लग रहा है जो किसी और के पेट में पल रहा है। इसके बाद ऐसा ही उसके साथ जाकर बैठ जाती है और फिर वह दोनों अपने अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को भेज देते हैं। दोनों आपस में एक अकेला समय बिताते हैं, जहाँ पर एसआई उससे पूछती है कि प्लीज मुझे बता दो मेरे पापा के बारे में, जो भी तुम्हें खबर मुझे देनी थी। वह बड़े प्यार से उससे पूछती है और उसे थोड़ा सा सेड्यूस करने की कोशिश करती है। जिस पर शेन कहता है कि मुझे पता है तुम्हें सिर्फ खबर जाननी है, इसलिए तो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। जिस पर एसआई कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है कि जो जगह मेरे दिल में तुम्हारे लिए है वह मैं और किसी को नहीं दे सकती। जिस पर शेन कहता है कि तुम अभी भी उसे छोड़कर मेरे पास आ सकती हो और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लूंगा। मुझे तुमसे कोई भी दिक्कत नहीं है या तुम्हारी सराउंडिंग से मुझे कोई दिक्कत है। बस दिक्कत ये है कि तुमने मुझे एक झटके में ही छोड़ दिया और मुझे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम पहले वही थी जो मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती थी और अब तुम बिल्कुल ही मुझसे अलग बिहेव करने लगी हो। जिस पर एसआई कहती है कि तुम मुझे प्लीज बता दो, उसके बाद मैं जरूर सोचूंगी कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है क्या नहीं। जिस पर शेन कहता है मैं एक ही शर्त पर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, वह यह है कि तुम्हें उस लड़के को छोड़ना पड़ेगा और उससे ब्रेकअप करना पड़ेगा। जिस पर एसआई कहती है कि उसके साथ मेरा कुछ ऐसा खास रिलेशन भी नहीं है, तुम पहले मुझे बता दो, उसके बाद मैं जरूर ही उसे छोड़ दूंगी। जिस पर शेन उसकी बात पर भरोसा करके उसे सब बता देता है। वह कहता है कि उसके पापा ओशन ब्लू आइज में हैं। फिर एसआई उठती है और उससे कहती है कि मैंने पहले तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार किया है, लेकिन उसकी सजा मुझे क्या मिली है मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब मैं तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहती हूँ, इसलिए बाय। उसके बाद शेन कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम अभी भी सिर्फ मुझे धोखा देने के नेचर से मेरे साथ हो। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, मैं सच बता रहा हूँ। एसआई उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहां से चले जाती है। यह सारी चीजें ग्यू दूर से खड़े होकर देख रहा था और खुद ही खुद में जल रहा था। जैसे ही ऐसी गू से मिलने जाती है, वह उसे तुरंत ही अपनी गोद में बैठाकर उससे पूछता है कि यह क्या तरीका था, वह तुम्हें हक क्यों कर रहा था, क्या तुम मुझे दोबारा छोड़कर जाओगी और उसके पास चली जाओगी जो तुम्हारी कदर भी नहीं करता। जिस पर ऐसा ही कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बस मैं उससे अपने पापा के बारे में पूछने गई थी क्योंकि वह जरूरी है मेरे लिए। मेरे डैड मेरी लाइफ में क्या मैटर करते हैं, मुझे पता है मैं उनके लिए सबको धोखा दे सकती हूँ। जैसे ही मुझे मेरे डैड के बारे में पता चला, मैंने उसे वहीं पर छोड़ दिया। और जैसा कि तुम्हें मेरी नेचर से अब तक तो पता चल ही गया होगा, मुझे थूक के चाटने की आदत नहीं है। उसके बाद ग्यू थोड़ा शांत होता है, जैसे उसे सिक्योरिटी मिलती है। उसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह लोग बाहर घूमने जा रहे होते हैं और ग्यू रास्ते में एसआई को ऑफिस ड्रॉप करते हुए जा रहा होता है। जैसे ही एसआई अपने ऑफिस में एंटर करती है, सब उसे देखते ही रह जाते हैं और सब बात बनाने लग जाते हैं कि कैसे मिंग के साथ उसके पर्सनल रिलेशन हैं। एसआई के सामने तो कोई कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वह सबका मुंह बंद करके रख देती है। ऑफिस में वह सबको उल्टा जवाब देती है और कहती है कि अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा भी मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने का सोचा तो मैं तुम लोगों का मुंह तोड़ दूंगी और तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। और तुम लोग यह मत भूलो कि मैं यहाँ पर तुम लोगों से पहले काम कर चुकी हूँ और मुझे तुम लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस है
और यहाँ का बॉस भी मुझे अच्छे से जानता है, इसलिए अगर मैं चाहूँ तो तुम लोगों को एक झटके में इस ऑफिस से बाहर निकाल सकती हूँ, जिस पर सारे एम्प्लॉय वहीं पर डर जाते हैं। लेकिन 2 एम्प्लॉय ऐसी होती हैं जो कि आपस में खुश फुसफुसा रही होती हैं। इतना कुछ सुनाने के बाद भी एसआई उन दोनों के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उन दोनों की बात सुन रही होती है। जैसे ही उनकी बात खत्म होती है, वह लोग नोटिस करते हैं कि एसआई वहीं पर खड़ी थी और उन दोनों की बात सुन रही थी, तो वह लोग दोनों भी घबरा जाते हैं और एसआई उन दोनों को भी वहीं पर धमका देती है। उसके बाद एसआई अपने हेड के केबिन में जाती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है यह मिंग कौन है, जिसके बारे में ये लोग सारे इतना डिस्कस कर रहे हैं, और मेरा उसके साथ क्या रिलेशन है। जिस पर उसका हेड उसे बताता है कि तुमने उसका लीगल केस हैंडल करने से मना कर दिया था, इसलिए यह लोग सब तुम्हारे ऊपर बातें बना रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम इसके बारे में इतना टेंशन लो। उसके बाद वह उससे पूछ लेती है कि मिंग कौन है, मुझे यह बताओ। जिस पर उसका हेड उसे बताता है कि मिंग क्या है, उसका बिजनेस कितना बड़ा है। तभी उसका हेड यह भी बताता है कि वह एक गे है और उसको लड़कों के साथ सोना ही पसंद है। फिर इधर ऑफिस का डे खत्म होता है और एसआई अपने घर चली जाती है, जहां पर वह जाते ही देखती है कि गू किचन में खड़ा होकर खाना बना रहा था। जैसे ही वह उसको देखती है, उसे उस पर बहुत ही ज्यादा प्यार आ जाता है और वह एक फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां पर वह और शेन एक साथ जब रह रहे थे। तब एक दिन वह शेन के पास जाकर उससे कहती है कि आज हमारी एनिवर्सरी है और मैं चाहती हूँ कि तुम डिनर बनाओ। जिस पर शेन उसे कहता है कि कैसा लगेगा, एक मर्द किचन में जाकर काम कर रहा है, तुम फालतू बातें लेकर मेरे पास आ जाती हो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है सिर्फ मुझे तंग करने के अलावा। और वह उसे जोर से दूर धक्का दे देता है और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर ग्यू किचन में खाना बना रहा था और वह उसे देख रही थी। तभी गू कहता है कि तुम आ गई और तुम मुझे तब से वहां पर खड़े होकर देख रही हो, तो मेरे पास भी आ सकती हो। तभी एसआई जाती है और उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला मैं आ गई हूँ? जिस पर गू फ्लर्ट करते हुए कहता है कि मेरी नजर तो तुम पर हमेशा से है, तो यह मत सोचो कि मुझे पता कैसे चला। तभी एसआई उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। जिस पर ग्यू पूछता है कि हाँ बताओ, मैं जो कर पाऊंगा मैं वह तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ। जिस पर एसआई उससे कहती है कि मुझे पता चला है कि मिंग फैमिली हमारे लॉ फर्म के साथ काम करना चाहती है, लेकिन उनका जो हेड है मिंग वह गे है और उसे लड़कों के साथ सोना पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ एक रात बिता कर आओ और मेरा काम आसान कर दो। जिस पर ग्यू को बहुत बुरा लगता है और वह उसे वहीं पर डांटते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक चीज से कम नहीं हूँ, तुम सिर्फ मुझे हर जगह इस्तेमाल करना जानती हो। तो मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करती हो। वह यह सारी बात कहकर वहां से गुस्से में बाहर चला जाता है। जैसे ही वह बाहर जाता है, वह अपने ड्राइवर से कहता है कि मुझे चाइना जाने के लिए एक प्राइवेट प्लेन चाहिए। वह बाहर जाते ही थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसका ड्राइवर सोचता है कि पता नहीं हमारे बॉस को आजकल क्या हो गया है, वह थोड़ा अलग ही बिहेव करने लगे हैं, हमने इनको आज के पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। जिसके बाद फिर वह कार में बैठता है और वहां से चला जाता है। इधर एसआई उसको अपने घर से फोन करती रह जाती है, लेकिन वह फोन भी नहीं उठाता। उसका इधर फिर वह गुस्सा होने लग जाती है और यह सोचती है कि यह कैसा आदमी है, इतना क्या एटीट्यूड है इसके अंदर। जब मैं उसको पे करने को भी तैयार थी, लेकिन फिर भी यह मेरा फोन उठाने को तैयार नहीं है। और इधर ग्यू को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था और वह सोचता है कि यह सिर्फ मुझे अपने पैसों पर रखना चाहती है और मेरा इस्तेमाल करना चाहती है। मैं इसके लिए इसके पैसों पर रह रहा हूँ, इसका मतलब यह थोड़ी है कि मैं सबके साथ रह लूंगा, इसको मेरी कदर करनी होगी। के बाद इधर एसआई जैसे ही जाकर अपने रूम में बैठती है, उसे गू का जैकेट दिखता है। उसको मैसेज करके कहती है कि तुमने अपना जैकेट यहीं छोड़ दिया है, तो खरीदना मत भूलना, अगर तुम्हें ठंड लगे तो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जू उस मैसेज को भी इग्नोर कर देता है और कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। इधर एसआई अपने घर पर होती है और उसको ग्यू की बातें याद आ रही होती हैं। वह सोचती है कि वह कितना अच्छा आदमी था, वह मुझसे बिना मतलब का प्यार करता था, मैं उसको पैसे देती थी, फिर भी वह मुझसे प्यार करता था। और ऐसे लोग कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं करते, लेकिन मुझे उसकी कमी अब सताने लगी है। वह मेरे आसपास ही मुझे अच्छा लगता है, वह मेरी केयर करते हुए ही मुझे अच्छा लगता है, जबकि मेरे एक्स हस्बैंड भी मेरी इतनी केयर नहीं करते थे जितनी केयर मेरा गू करता है।
उसके बाद हम देखते हैं ऐसी ऑफिस जाती है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वहां पर वह दिन रात 2-3 दिन से लगातार काम कर रही थी। तभी उस कॉम्पिटिटर वहां पर आ जाती है। वह उससे कहती है कि क्या हो गया, तुम इतनी वीक कैसे हो गई, क्या तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो जो तुम्हारे साथ 2-3 दिन से रह रहा है उसकी ताकत को। जिस पर एसआई उसे चुप कराते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्सनल लाइफ पर एक भी कमेंट करने की, तुम यहाँ पर अपना काम करने आती हो, अपना काम करो। मैंने सुना है शान कंपनी को अब कोई भी नहीं मिल रहा है लॉ फर्म से काम करने के लिए, तो वह तुम्हारे पीछे पड़ गया है और मुझे नहीं लगता कि तुम उनकी मदद अच्छे से कर भी पाओगी क्योंकि तुम खुद ही नहीं जानती हो कि अभी क्या करना है और कब क्या स्टेप लेना है एक कंपनी को डिफेंड करने के लिए। जिस पर वह उससे बहस करते हुए उल्टा कहती है कि पहले तुम अपनी तबीयत ठीक कर लो, उसके बाद मिंग फैमिली के साथ कोलैबोरेशन करने की भी सोचना। आखिरकार तुम्हारा बॉयफ्रेंड अगर तुम्हें जिंदा रहने दे तो ही तुम मिंग फैमिली के साथ कोलैबोरेशन कर सकती हो और उनके साथ काम कर सकती हो। जिस पर एसआई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वह उसे कहती है कि मैंने पहले भी तुम्हें कहा है ऑफिस में हम लोग एक प्रोफेशनल बनकर आते हैं, तो तुम मुझसे मेरे प्रोफेशनल लाइफ पर कमेंट करो लेकिन मेरे पर्सनल लाइफ पर नहीं। लेकिन तुम समझने को तैयार ही नहीं हो, इसकी सजा मैं तुम्हें दिलवाकर रहूंगी। उसके बाद उसकी तबीयत खराब होती है तो एसआई की असिस्टेंट आकर उससे पूछती है कि क्या मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलूं क्योंकि आपकी तबीयत मुझे बहुत खराब लग रही है। जैसे ही उसकी असिस्टेंट उसके पास आती है तो एसआई को उल्टी आने लग जाती है। फिर वह उसे उल्टी करवाने लेकर जाती है। वहां पर वह सोचती है कि अगर अभी यहाँ पर गिवो होता वह मेरे खाने पीने का अच्छा सा ध्यान रखता और मुझे कभी भी बीमार होने नहीं देता और हमेशा मेरा ध्यान रखता। उसको वहां पर एक फ्लैशबैक शो होता है जहां पर ग्यू और वह साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, तो वह उसकी कैसे केयर कर रहा था। वह उसको अपने प्लेट से भी खाना दे रहा था और उसको प्यार से बैठाकर खिला रहा था। ऐसा कभी पहले भी शेन ने भी उसके साथ बिहेव नहीं किया था जैसा बिहेव गू उसके साथ कर रहा था। यह सब सोचकर वह मन ही मन में यह सोचती है कि वह एक परफेक्ट लवर है। किसी के लिए भी हर लड़की अपने लाइफ में ऐसा लड़का चाहती है जो उसका इतना ध्यान रखे। और फिर तभी पीछे से उसकी असिस्टेंट चिल्लाती है कि क्या मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलूं, आपकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। जिस पर वह उसको मना कर देती है और फिर वहां से जाने लग जाती है और फिर वह दोबारा अपना काम करने लगती है। उसे थोड़ा थोड़ा चक्कर भी आ रहा होता है लेकिन वह जैसे तैसे अपने काम को मैनेज करती है, वहां से चली जाती है। जैसे ही वह जाकर बाहर सोफे पर बैठती है उसके फोन पर कॉल आता है उसकी दादी का, यानी कि शैन की दादी का। वह कॉल करके बताती है एसआई को कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वह आज बाथरूम में फिसलकर गिर भी गई थी। जिस पर यह बातें सुनकर ऐसे ही हड़बड़ी में हॉस्पिटल के लिए निकलती है और वहां जाकर दादी से मिलती है। वह मिली नहीं होती है कि तभी पीछे से शैन और उसकी मॉम भी आ जाते हैं। शैन की मॉम एसआई को देखकर कहती है कि आखिर यह औरत यहाँ पर क्या कर रही है। मेरे बेटे को बर्बाद करने के बाद यह यहाँ पर मेरी सास से क्यों मिलने आई है और यह यहाँ पर अपनी हमदर्दी क्यों दिखा रही है जबकि इसको मेरे परिवार से कोई मतलब भी नहीं है। सी उनसे कहती है कि मैं दादी से मिलने आई थी क्योंकि मेरा उनसे एक पर्सनल कनेक्शन है। आप लोग मुझे यहाँ पर किसी से भी मिलने से नहीं रोक सकते। जिस पर उसकी मॉम उसे बहुत भला बुरा कहने लगती है। जिस पर एसआई जवाब देते हुए कहती है कि मैं आपको भी उसी तरह स्यू कर सकती हूँ जैसे मैंने आपके बेटे को स्यू किया है, इसलिए आप मुझसे फालतू मत बोलिए और ना ही मुझे पोके करिए कुछ करने के लिए। यह सब कहकर वह जैसे ही हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकल रही होती है कि उसे वहां पर चक्कर आ जाता है और शेन भागकर जैसे ही उसे बचाने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे तो बहुत तेज बुखार है। तभी फिर वहां से वह मिंग से मिलने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वह मिंग के ऑफिस में जाती है और मिंग एंटर करता है तो वह उसके पास जाने लगती है और उसे कहती है कि मुझे आपसे बहुत ही जरूरी काम है और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है, आप प्लीज मुझसे जल्दी से मीटिंग कर लीजिए। और उधर ही जाकर उसकी गोद में बेहोश हो जाती है। पहले तो उसे लगता है कि वह ग्यू है, लेकिन वह सोचती है कि शायद उसको ग्यू से प्यार हो गया है, इसीलिए हर जगह वह उसे दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वह मिंग ही है। फिर गु उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और वहां पर उसका इलाज करवाता है और उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखता है। जैसे ही वह होश में आती है वह उसको सामने दिखता है। वह सोचती है कि मैंने क्या इसे पैसे कम दिए थे, इसीलिए मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। जिस पर गु उससे कहता है कि मैं नहीं था, तुम्हारे साथ 3-4 दिन तुम अपना ख्याल ढंग से रख नहीं सकती थी। दोनों आपस में एक दूसरे को ताना मारते हैं। फिर तभी एसआई को दोबारा उल्टी आने लग जाती है तो गु अपने मन में सोचता है कहीं यह प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। लेकिन
फिर वह अपने मन में यह भी सोचता है कि हमने तो सब कुछ करने के पहले प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया तो यह भगवान की ही मर्जी होगी। तो मैं इस बच्चे को अच्छे से एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे ही वह उल्टी कर लेती है तभी गियू उससे कहता है कि हो सकता है शायद तुम प्रेग्नेंट हो, इसीलिए तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है। तुम चक्कर आ रहे हैं और तुम भी वीक फील कर रही हो। चाहे बच्चा मेरा हो या शान का, मैं इसे रखने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूँ जितना शान होगा। जिस पर एसआई कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है मैं बहुत दिनों से बिना कुछ खाए पिए काम कर रही हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो गई होगी। और रही बात प्रेग्नेंट की, तो शान इनफर्टाइल है, वह मुझे कभी प्रेग्नेंट कर ही नहीं सकता है। जिस पर गू सोचता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर हो सकता है यह मेरा बच्चा होगा। कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर से पहले कंसल्ट करता हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो। तभी गू जब रूम से बाहर निकलता है तो उसे यान मिलती है, एसआई की कंपटीटर। वह मिंग को नहीं पहचानती और वह उसे कहने लगती है कि तुम तो वही हो ना, एसआई के आशिक जो हमेशा उसके आजू बाजू रहता है और उसे कभी जीने नहीं देता। जिस पर मिंग यानी कि गू उसे कहता है कि अपनी जुबान संभाल के बात करो, तुम्हें किससे कब बात करना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए। जिस पर यान उसे कहती है कि मैं यहाँ पर मिंग से मिलने आई थी, मुझे पता चला है कि वह हॉस्पिटल में आए हैं किसी का इलाज करवाने के लिए। जिस पर वह हंसते हुए सोचता है कि यह कितनी बड़ी पागल औरत है। उसके बाद यान उसे बदतमीजी करना नहीं छोड़ती, वह बोलती ही जाती है। जिस पर ग्यू उसे कहता है कि मैंने आज से पहले किसी भी लड़की पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन तुम पहली हो। जिस पर मैं हाथ उठाऊंगा। जैसे ही गू हाथ उठाने लगता है पीछे से शान आ जाता है और वह अपनी बहन को बचाता है। उसकी बहन उससे कि यह कैसा आदमी है जो मुझसे इस तरीके से बिहेव कर रहा है। यह कोई और नहीं बल्कि एसआई का बॉयफ्रेंड है और यह बहुत ही ज्यादा खड़ूस है। जिस पर पीछे से फिर एसआई भी आ जाती है। शान उसको देखकर उसे पूछने लग जाता है कि तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैं तो आज यहाँ पर तुमसे सिर्फ मिलने आया था क्योंकि मैंने देखा था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। जिस पर एसआई कहती है कि तुम्हें आपको जरूरत नहीं है मेरे से मेरा हालचाल पूछने की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हमेशा ठीक रहूंगी। तुम्हारे बगैर तो अब तुम अपनी बहन को यहाँ से उठाओ और चले जाओ, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। मुझे तुम लोगों से बहस करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, इसीलिए तुम लोग जितनी जल्दी यहाँ से चले जाओगे उतनी जल्दी मेरी तबीयत सही हो जाएगी। उसके बाद ऐसे ही गू को लेकर अपने हॉस्पिटल के केबिन में आ जाती है, जहाँ पर गू उससे पूछता है कि तुम्हें जो कुछ भी खाना है मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। वह जैसे ही बाहर जाता है उसके लिए खाना लाने के लिए, तो एसआई का हेड उससे मिलने आता है। वह उससे कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हमारे पास एक बहुत अच्छी डील आई है तुम्हारे लिए। जिस पर वह पूछती है कि क्या डील है, बताओ। जिस पर वह उसे बताता है कि टैंग फैमिली को एक बहुत अच्छा लॉयर चाहिए और पूरे फर्म में एक तुम ही हो जो सबसे अच्छी हो, इसीलिए अब हम तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं छुपाएंगे और एक अंडरग्राउंड की तरह काम करना बंद कर दो और अब फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दो। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, बाकी चीज तो मैं देख ही लूंगा। तभी पीछे से एंट्री होती है ग्यू की, जिस पर उसका हेड पूछता है कि आखिर यही है जिसके पीछे तुम लगे रहती हो, जिससे तुम प्यार करती हो। जिस पर फिर एसआई गू का इंट्रोडक्शन उनके सामने देती है और फिर एसआई का हेड ग्यू से हैंडशेक करने की कोशिश करता है। जिसके बाद ग्यू थोड़ा तो एटीट्यूड दिखाता है, लेकिन उसके बाद हैंडशेक कर लेता है। जिसके बाद फिर उसका हेड वहां से चला जाता है। तो एसआई उससे कहती है कि आखिर तुम्हें किस बात का एटीट्यूड है, वह मेरा हेड था। तुम्हें पता है तुम हर जगह मेरी नाक क्यों कटवाने लग जाते हो, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें उसके साथ कैसा पेश आना चाहिए था। जिस पर ग्यू कहता है कि तुम्हें अभी तक नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ। तुम बस मुझे यह समझती हो कि मैं तुम्हारे पैसे पर रह रहा हूँ, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर एसआई कहती है कि मुझे जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है कि तुम क्या हो और क्या नहीं, बस मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो, मैं इतना ही जानती हूँ। जिस पर वह कहता है ठीक है चलो अब खाना खाते हैं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एसआई किसी की शादी अटेंड कर रही थी, जहाँ पर ग्यू भी आया होता है। वह पहले तो पीछे से देखकर गू को पहचान नहीं पाती कि वही है, लेकिन थोड़ी देर उनको नोटिस करने के बाद जैसे ही गू उठता है अपनी मॉम से मिलने के लिए, वह उसे नोटिस कर लेती है और फिर इधर एसआई को लगने लगता है कि गू उसे धोखा दे रहा है किसी ओल्ड रिच वुमन के साथ। वह यह नहीं पहचान पाई कि गू अपनी मॉम को रिसीव करने गया था। वह देखकर अंदर ही अंदर जल जाती है और उसे तुरंत ही ब्रेकअप का मैसेज डाल देती है। उसके बाद फिर वह वॉशरूम चली जाती है।
वह वॉशरूम जैसे ही जाती है वह अंदर से बाहर आने लगती है तो एक कोई आदमी उसे मिलता है जो कि उसके साथ रास्ते में बदतमीजी करने लग जाता है। वह उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है तो मेरे साथ कब सोने आ रही हो, यह बताओ। जिस पर वह उसको अपने हील से मारती है और दूर फेंक देती है। जैसे ही वह वहां से जाने लगती है तो वह आदमी अपने कुछ बॉडीगार्ड को बुला लेता है अंदर और कहता है कि इसे पकड़कर मेरे साथ ले चलो। आज तो मैं इसका जो करूंगा वह यह भी कभी अपने सपने में भी नहीं सोच पाएगी कि किसी मर्द ने किया होगा। जिसके बाद फिर वह उसे पकड़कर अपना घर ले आता है जहां पर एसआई अपने आप को छुड़ाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रही थी लेकिन वह यह नहीं कर पा रही थी। तब एसआई उसे आदमी से कहती है कि तुम्हें नहीं पता है तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो। वह उसे वहां पर लाओ पढ़ाने लग जाती है जहां पर यह सब बातें सुनकर वह आदमी यह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो टैंग फैमिली के लड़के नहीं कर सकते, तो तुम उस चीज की टेंशन मत लो। कौन सा लॉ हमारे पर लगेगा और कैसे हम उससे बचेंगे। उसके बाद वह एसआई के साथ बदतमीजी करने लग जाता है और उसके रेप करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह शुरू करता है वह उससे पहले एक मेडिसिन लेता है जिससे एसआई समझ जाती है कि यह ऐसा किसी एक के साथ नहीं सबके साथ करता है। जैसे ही वह फिर उसके ऊपर शुरू होने लग जाता है एसआई उसे धक्का देती है लेकिन फिर वह दोबारा उस पर आ जाता है। तभी पीछे से ग्यू आ जाता है और वह एसआई को बचा लेता है और वह फिर ये को बहुत मारता है। ये जब मार खा रहा होता है तब वह कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैमिली का हिस्सा होकर मुझ पर हाथ उठाने की। जिस पर गू उसकी एक भी नहीं सुनता और उसको बहुत मारता है। तभी पीछे से ये के डैड आ जाते हैं और वह कहते हैं कि मिंग तुम ऐसा मत करो, तुम्हें जरूर बहुत ही ज्यादा गलत फहमी हो गई होगी इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो। जिस पर मिंग कहता है मुझे कोई भी गलत फहमी नहीं हुई है, आप इसे देखेंगे कैसे इसे पकड़कर यहाँ पर लाया हुआ है और उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा यह किसी भी औरत के साथ ऐसी हरकत करे। तो जिस पर उसके डैड कहते हैं कि अगर तुमने इसको एक बार भी हाथ लगाया तो मिंग फैमिली को इसका अंजाम भुगतना होगा। मिंग कहता है ठीक है मैं भी देखता हूँ कि आप लोग मेरे साथ क्या कर लोगे। वह उसको बहुत मारता है और मारता ही जाता है। वह रुकता ही नहीं है। उसके डैड उसको रोकने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वह नहीं रुकता। जिसके बाद ऐसी बीच में आती है और वह मिंग को रोक देती है। फिर मिंग सी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है जहां पर मिंग की मॉम आती है उससे मिलने के लिए। और मिंग जैसे ही अपनी मॉम को मॉम कहकर बुलाता है तब ऐसी समझ जाती है कि वह गलत समझ रही थी मिंग के बारे में। वहीं पर वह अपनी मॉम से ऐसे ही को मिलाता है और बता देता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। जिस पर उसकी मॉम भी खुश हो जाती है और उससे कहती है कि ठीक है थोड़ा टाइम में बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ डिस्कशन करना है। जैसे ही उसकी मॉम बाहर जाती है तुरंत ही एसआई पूछ लेती है कि आखिर तुम हो कौन। जिस पर मिंग उसे बताता है कि मैं मिंग फैमिली का सीईओ और मुझे तुम्हारे लॉ फर्म से कोलैबोरेशन करना है। इधर एसआई समझ रही होती है कि यह मजाक कर रहा है और इसको अभी भी ये नहीं है कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे सब कुछ सच बताना है। जिस पर मिंग कहता है कि तुम्हें मैंने 3 चांस दिया था, मैंने तुमसे पूछा भी था कि तुम मुझे नहीं जानती हो लेकिन तुम्हें तब भी इंटरेस्ट नहीं था। अब अगर मैं तुम्हें सामने से कुछ बता रहा हूँ तो मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा। उसकी मॉम भी फिर उसे मिंग कहकर बुलाती है तो ऐसे ही को भरोसा हो जाता है कि यही मिंग है। जिसके बाद फिर जैसे ही मिंग अपनी मॉम से मिलने बाहर जाता है तो उसकी मॉम उससे कहती है कि आखिरकार तुमने अपने बचपन की क्रश को अपनी गर्लफ्रेंड बना ही लिया। मैं तुम्हें लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मुझे गर्व है कि तुम एक अच्छी लड़की के साथ हो और यह लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखती है और मुझे भी यह पसंद है, तो क्यों ना तुम मुझसे शादी की बात करते हो। जिस पर मिंग कहता है कि थैंक यू मामा, आप बहुत ही अच्छी मॉम हो। माँ बेटे का प्यार आपस में चल रहा होता है कि हमें फिर मिंग और साई का रोमांस दिखाया जाता है। वह लोग दोनों आपस में हॉस्पिटल में ही रोमांस कर रहे थे। तब मिंग उससे पूछता है कि क्यों ना मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूं। जिस पर फिर एसआई हाँ में जवाब देती है। फिर वह लोग दोनों एसआई के घर चले जाते हैं। जिसके बाद वह लोग अपने घर में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, रोमांस करते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। तभी बेल रिंग होती है और गेट पर शेन आता है। वह पूछने लगता है एसआई से कि तुम कैसी हो। जिस पर एसआई बोलती है कि तुम्हें मुझे इतनी केयर करने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ पर मिंग है, वह मेरा ख्याल अच्छे से रखेगा। तुम्हें इतना करने के लिए किसी ने नहीं कहा है और अब मैंने तुम्हें डिवोर्स भी दे दिया है तो तुम्हें अपनी हद में रहना होगा। जिसके बाद शेन को बुरा तो लगता है लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। वह बस इतना पूछता है कि मुझे पता चला कि ये ने तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया, मैं जा रहा हूँ अभी उसे मारने। मैं बस तुमसे मिलने आया था कि तुम ठीक हो कि नहीं।
जिस पर एसआई उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हें यह सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे चक्कर में अपने लाइफ में खुश रहो और मुझसे दूर रहो। जिस पर शेन को वहां पर एक फ्लैशबैक आता है कि पहले कैसे ये ने एक बार और एसआई को परेशान किया था, तो शेन ने रास्ते पर उसे बहुत मारा था। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर मिंग और एसी दोनों शेन को घर से बाहर निकाल देते हैं, यह कहकर कि उनको अब उसकी लाइफ में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश हैं उसके बगैर। जिसके बाद शेन वहां से चला तो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एसआई मिंग के ऑफिस आई थी उसको कुछ पेपर्स दिखाने के लिए, तो वहां पर यान भी आई होती है और वह कुछ पेपर डिस्कस करना ही आई होती है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी वहां पर एसआई को मिलती है। तो यह देखकर वह जलन महसूस करने लगती है और वह सोचती है कि आखिरकार इसको इतनी वैल्यू यहाँ पर मिल क्यों रही है। तो उसे ताने मारते हुए कहती है कि इतने अच्छे कपड़े पहनकर आने का मतलब नहीं होता कि प्रायोरिटी सिर्फ तुम्हें मिलनी चाहिए, यहाँ तो कुछ गलत हो रहा है। तभी मिंग के स्टाफ उसे चुप करा देते हैं और बाहर ही रहने को कहते हैं। उसके बाद एसआई जैसे ही मिंग के पास जाती है पेपर्स डिस्कस करने के लिए, तो मिंग उसे कहता है कि यह पेपर्स सही तो हैं, लेकिन इसमें थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो जाओ इसे अच्छे से सुधार कर लाओ। और फिर जैसे ही एसआई जाने लगती है तो मिंग उसे कहता है कि एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, अब आ जाओ मेरे पास और आकर बैठ जाओ। फिर उन दोनों के बीच में ऑफिस रूम में ही रोमांस होने लग जाता है कि तभी मिंग के फोन में फोन आता है कि टैंग फैमिली उनसे मिलना चाहती है। मिंग उसे कहता है कि जाओ, मुझे अब काम है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। लेकिन उन दोनों का रोमांस खत्म नहीं हो रहा होता है, तो मिंग की मॉम अंदर आ जाती है और वह उन दोनों को रोमांस करते हुए देख लेती है। फिर दोनों शर्माकर एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। तो मिंग की मॉम एसआई से पूछती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या करने आई थी, जिस पर वह कहती है कि मुझे एक पेपर्स वेरीफाई करवाने थे, मैं इसलिए यहाँ पर आई थी। अब सर ने कह दिया है कि इसमें सुधार करके लाना है, तो मैं इसका इम्प्रूवमेंट पर काम करने जा रही हूँ। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, ये सब तो प्रोफेशनली काम होता रहेगा, तुम कभी हमारे घर भी आओ, वहाँ बैठकर लंच किया करो। जिस पर एसआई थोड़ी सी शर्मा जाती है और वहाँ से चली भी जाती है। जिसके बाद एसआई जैसे ही बाहर आती है तो उसको यान मिलती है। वह उसको ताना मारते हुए कहती है कि तुम हर जगह मुंह मारने चली आती हो, इसलिए तुम्हारा काम बन जाता है, और यह प्रोजेक्ट बस तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुमने शायद हो सकता है मिंग के साथ रात गुजारने की बात की हो। जिस पर एसआई उसे कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली जाती है। जैसे ही एसआई ऑफिस आती है तो उसे उसके एम्प्लॉयज पूछते हैं कि आखिर आपके पास ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ गया। जिस पर वह कहती है कि तुम्हें बस काम करना होगा और मेहनत से काम करना होगा, और इसके पीछे किसी का भी हाथ नहीं है। मैंने जितने दिन इस फर्म के लिए काम किया है बहुत अच्छे से काम किया है और मैंने बहुत अच्छे कनेक्शंस भी बनाए हैं, इसलिए आज ये प्रोजेक्ट मेरे पास है। जिस पर उनमें से एक एम्प्लॉय कहती है कि आप एक डिवोर्स्ड वुमन हैं, हो सकता है इसीलिए भी आपको यह प्रोजेक्ट दे दिया हो। मिंग ने आप पर तरस खाकर तभी वहां पर एम्प्लॉयज और एसआई के बीच में बहस होती है, बहुत ज्यादा। तभी एसआई का हेड उसे अंदर बुला लेता है और कहता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी इन सबके सामने क्यों नहीं रिवील कर देती। जिस पर एसआई कहती है कि थोड़े टाइम रुक जाओ, अभी मुझे आइडेंटिटी रिवील करने में टाइम लगेगा। जिस पर फिर वह कहता है कि क्यों ना मैं इन्हें सबके बीच में पढ़ाकर तुम्हें बचा लूं इन फालतू की डेली बहस से। जिस पर एसआई उसे मना करते हुए कहती है कि मैं काबिल हूँ, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ, तुम्हें मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वह ऑफिस से चली जाती है। नीचे मिंग उसे लेने आया होता है और फिर वह दोनों सुपरमार्केट चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहां पर उसे शेन और टिन मिलते हैं। वह लोग दोनों सुपरमार्केट में होते हैं। तो एसआई उन्हें देखकर सोचती है कि पहले तुम मुझसे कहते थे कि मैं बिजी हूँ और मेरे साथ कभी सुपरमार्केट नहीं आते थे, और अब तुम इसे कह रहे हो, तुम सबको धोखे में रखना चाहते हो। तभी एसआई उन दोनों के पास चली जाती और फिर शेन को वहां पर सब कुछ सच सच बता देती है कि टिन उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि जब वह लोग दोनों शादीशुदा थे तब जो रिपोर्ट आई थी उसमें शेन के अंदर कमी थी, ना कि एसआई के अंदर। शेन इनफर्टाइल था, एसआई इनफर्टाइल नहीं थी। जिस पर एसआई जब सब कुछ सच बताने लगती है तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है, जहां पर एक दिन शेन को एसआई बैठकर बता रही थी कि मेरे अंदर कमी है, तुम्हारे अंदर नहीं है, मैं बच्चा नहीं दे सकती। जिस पर शेन उसे कहता है कि मेरे लिए तुम जरूरी हो, बच्चा जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग अडॉप्ट कर
लेंगे, जिस पर दोबारा सीन फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि टिन बैठी होती है, अपने घुटनों पर माफी मांग रही होती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा फ्यूचर बना लूंगी, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। जहां पर फिर शैन की आंख दोबारा खुलती है और वह सोचता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी कि उसने पहले एसआई के साथ ऐसा बिहेव किया था, जिसके कारण अब वह उसकी लाइफ से जा चुकी है। जिसके बाद एसआई उसे बाकी सारा सच भी बताती है और कहती है कि पहले तो मैंने तुम्हें ये चीजें नहीं बताई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारा मेल ईगो हर्ट ना हो और मैं सारा इल्जाम अपने ऊपर रख भी लूं ताकि तुम्हें ये फील ना हो कि तुम इनफर्टाइल हो। लेकिन अब मैं तुम्हें सच बता रही हूँ क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये सारी बातें कहने के बाद एसआई गू को लेकर सुपरमार्केट से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है तो उसकी बहन उसको मिलती है और आकर उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि हमारे डैड नहीं रहे और तुम यहाँ पर इसके साथ रासलीला कर रही हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है? जब मैंने हमारे डैड ने तुम्हें आखिरी कॉल किया था तो तुम अपना फोन साइलेंट करके इसी के साथ सो रही होगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। वह दोबारा उस पर हाथ उठाने लग जाती है तो मिंग उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें उस पर हाथ उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वह कुछ काम कर रही होगी इसलिए उसका फोन साइलेंट होगा। ये सारी बातें कहकर उसकी बहन वहां से चली जाती है, उसे अक्यूज करके कि मेरे भाई को भी तुमने मारा और अब मेरे डैड भी तुम्हारे चक्कर में ही मर गए। हो सकता है वह अपने लास्ट टाइम में तुमसे कुछ शेयर करना चाहते हो, लेकिन तुम तो इसके साथ बिजी थी तो अब कोई फायदा नहीं है। जैसी उसकी बहन वहां से जाती है तो ऐसा ही सदमे में चली जाती है कि उसके फादर अब नहीं रहे। तब मिंग उसे अपनी गोद में उठाता है और वहां पर वॉक करने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मिंगसी के साथ जब सो रहा होता है तब एसआई एक बुरा सपना देखती है और उसकी नींद खुलने लग जाती है। तब वह उसे कंसोल करता है और कहता है कि टेंशन मत लो, यह एक बुरा सपना था, तुम नींद से जागो, कुछ खाओ पियो और फिर सो जाओ। वह उसका बहुत प्यार से ख्याल रखता है। तभी जब एसआई दोबारा सो जाती है तो वह फोन करके पूछता है कि क्या अपडेट है, जिस पर फिर उसे पता चलता है कि यह टैंग फैमिली ने ही एसआई के डैड को मरवाया है। जिस पर वह कहता है कि अब तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तुम्हें इस फैमिली को मौत की सजा देनी होगी। यह सारी बात फिर पीछे खड़ी एसआई सुन लेती है और रोने लग जाती है और कहती है कि उस दिन अगर मैंने टैंग फैमिली के साथ कोलैबोरेशन कर लिया होता तो शायद मेरे डैड के साथ ऐसा नहीं होता। जिस पर मिंग उसे कंसोल करता है और कहता है कि अंकल बुरा नहीं मानेंगे, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, तुम अपने ऊपर सारी चीजें लेना बंद कर दो, तुम्हारी आदत बहुत गंदी है सब कुछ अपने ऊपर लेने की। जिस पर ऐसे ही कहती है कि मुझे एक अच्छी नींद लेनी है, प्लीज मेरे पास आकर सो जाओ। जिसके बाद फिर वह दोनों सो जाते हैं। अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है जहां पर एसआई जा रही होती है एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जो कि बहुत जरूरी होती है उसकी लॉ फर्म के लिए, और मिंग उसे तैयार करके भेज रहा होता है। वह उससे कहता है कि तुम्हारा जाना जितना जरूरी क्यों है तो मुझे छोड़कर जा क्यों रही हो। जिस पर एसआई कहती है कि यह मीटिंग मेरी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस पर मिंग कहता है कि ठीक है, मैं आज तुम्हें ऑफिस लेने आ जाऊंगा, और फिर वह मीटिंग के लिए चली जाती है। मीटिंग में वह लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें पूरे साल में अब आगे किन किन कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करना है। जिसके बाद सबके बीच में कुछ कुछ बातें होती हैं और उस मीटिंग में फाइनली बहस इस बात पर होने लग जाती है कि आखिरकार एसआई को इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे मिल गया। तभी उनमें से एक स्टाफ एसआई से बदतमीजी करने लग जाती है। तो आखिरकार यहाँ पर फिर एसआई का हेड उसकी आइडेंटिटी रिवील कर देता है कि एसआई इस लॉ फर्म की सीईओ है। जिस पर वहां पर सारे बैठे लोग शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि जिसको हमने इतने दिन में इतना भला बुरा कहा आखिर वही हमारी सीईओ निकली। वह लोग एक बार को भरोसा नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उनको जब उनका हेड ही कहता है कि इसका पूरा नाम एसआई नान है तो सब आखिरकार मान ही लेते हैं। फिर वह लोग अपने हेड से प्यार से बात करने लग जाते हैं। उसके बाद जैसे ही मीटिंग खत्म करने के बाद एसआई घर जा रही होती है तो नीचे ही पार्किंग में टैंग फैमिली के कुछ गुंडे उसको किडनैप कर लेते हैं। इधर मिंग भी मीटिंग में था। मीटिंग के बीच में उसको कॉल आता है कि टैंग फैमिली एसआई पर बहुत दिनों से नजर रख रहा था तो तुम उनको बचकर रहने के लिए बोलना। फिर जैसे ही वह अपना फोन चेक करता है तो उसको वहां पर दिखता है कि एसआई ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मीटिंग के चक्कर में उसका फोन नहीं उठाया। और फिर जैसे ही वह देखता है उसका मिस कॉल, वह अपनी मीटिंग वहीं पर छोड़कर चला जाता है एसआई के पास। इधर एसआई को उन लोगों ने किडनैप करके रख रखा था और उसके गले पर चाकू भी रख रखा था।
जैसे ही मिंग वहां पर पहुंचता है वह लोग मिंग पर चाकू मार देते हैं और फिर उन दोनों की थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। एमिंग वहां पर बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी पुलिस आती है तो सारे गुंडे वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद एसआई मिंग को लेकर अस्पताल जाती है, जहां पर उसकी मॉम भी आती है। वह उसकी मॉम से माफी मांगती है और कहती है कि यह सब कुछ मेरे वजह से हुआ है, आखिरकार मैं ही गुनहगार हूँ सबके जान के पीछे। तब उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें भी नहीं पता था कि यह मुसीबत तुम्हारे ऊपर आने वाली है, तो तुम प्लीज सॉरी मत बोलो। आखिर कब क्या हो किसके साथ किसी को नहीं पता। तभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर से डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि ऑपरेशन सफल हो गया है, अब एमिंग खतरे से बाहर है। तब वह दोनों खुश हो जाती हैं और एसआई मिंग से मिलने चली जाती है। मिंग पर जैसे ही होश आता है वह उससे पूछता है कि तुमने मेरी मॉम से यह कहा था कि अगर मैं होश में आ जाऊंगा तो तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाओगी, जिस पर ऐसी हाँ में जवाब देती है और कहती है कि यह बात बिल्कुल सच है। फिर ऐसा ही अपने ओर से प्यार का कन्फेशन मिंग के लिए कर देती है और फिर मिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका घाव बहुत ही ज्यादा गहरा था, तो उसे थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रहा था बोलने में और सुनने में, लेकिन वह खुश हो जाता है। और फाइनली एसआई भी अपना लव कन्फेस उसके आगे बहुत प्यार से कर देती है। जिसके बाद उसकी मॉम वहां पर आती है और कहती है कि तुम दोनों का वापस में शादी कर लेनी चाहिए, मैंने तुम लोगों की शादी की डेट भी डिसाइड कर लिया है। अब जैसे ही एमिंग बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे उसी दिन शादी कर लोगे, जिस पर मिंग भी हाँ में जवाब देता है। फिर एसआई और मिंग दोनों खुश हो जाते हैं और दोनों के बीच में किस हो जाता है, जिस पर फिर मिंग कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहना चाहता था। और फिर वह उसे अपने बचपन की बातें बताता है कि कैसे स्कूल टाइम से एसआई उसका क्रश थी। जिसके बाद इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और फाइनली एसआई और मिंग को एक दूसरे का प्यार मिल जाता है। तो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को यह ड्रामा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।